Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.1 हमने किया था कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा हमारा चैप्टर नंबर 2 का एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 2, उसका अगला जो टॉपिक होगा और वो होगा बेटा एटॉमिक रेडियस। द टॉपिक इज atomic रेडियस, या इसको एटॉमिक साइज भी कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या है, इसको हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल सा टॉपिक है बेटा, आपकी बुक उन्होंने बड़ा सिंपलीफाई करके दिया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर जो चीजें यूज हुआ है, उसके अंदर जो पैराग्राफ जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, थोड़ा बहुत उन्होंने बताया हुआ है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको करवा दूंगा, थोड़ा सा डिटेल में इसको करवा दूंगा, ठीक है। सो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या होता है, इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। सपोज करते हैं बेटा कि हमारे पास एक एटम है, ठीक है। लेट अज्यूम ये उस एटम का न्यूक्लियस है और इस एटम के अंदर फॉर एग्जांपल ये पहला शेल है जिसको हम सपोज करते हैं कि के शेल है, और इसके बाद फॉर एग्जांपल ये वाला एल शेल है। लेट सपोज दो शेल है, ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। अब लेट अज्यूम कि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में फॉर एग्जांपल 1 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज बेसिकली लिथियम। वैसे यहाँ पे मैं एक जनरल एटम ले रहा हूं। अच्छा, याद रखिएगा एटॉमिक रेडियस क्या है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे बेटा, एटॉमिक रेडियस। इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस कहेंगे या एटॉमिक साइज कहेंगे। दिस इज क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, डिफाइन करेंगे द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द outermost shell electron of an atom is called क्या है बेटा, एटॉमिक साइज। इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। इसको आप एटॉमिक साइज भी कह सकते हैं बेटा, और इसको हम एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। यहां पे टर्म इस्तेमाल हुआ है एवरेज का। ये जो एवरेज का मतलब क्या है, इसको यह एवरेज क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्यों एक्यूरेट वैल्यू क्यों नहीं हम बता रहे, यहाँ पे एवरेज क्यों ले रहे हैं, इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको जरा क्लियर करें तो पेपर में सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि why the size of an atom is taken in average। क्यों हम एवरेज में ले रहे हैं इसका साइज, ठीक है, एवरेज में क्यों ले रहे हैं। या इसका एक और सवाल भी बन सकता है कि why the size of an atom could not be measured accurately and precisely। क्यों नहीं कर सकते, तो इस तरह भी सवाल पूछी जा सकती है। लेकिन बहरहाल मैंने इस तरह से क्वेश्चन लिखा है तो मैं इसी हिसाब से इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे इसके लिए मैं आपको रीजन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको आपने जरा क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। बड़ा बेसिक रीजन है इसका, इस रीजन को आपने याद रखनी है। अच्छा जी, लेट सपोज ये एक एटम में बना रहा हूं,
अगेन, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एटम बना रहा हूं ताकि यहाँ पे ज्यादा जगह कवर ना हो। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल एक एटम का फॉर एग्जांपल क्या है, ये ऑर्बिट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिट है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये इसका वैलेंस शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब आप जरा गौर से इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना, दो तीन इसके अंदर रीजंस है। एक चीज तो ये है कि बेटा किसी भी एटम के अंदर ना जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो डुअल मोशन करता है। एक तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, जिसको पार्टिकल नेचर भी हम कह सकते हैं यहाँ पे, मतलब पार्टिकल की तरफ मूव भी कर सकता है, और दूसरा वेव लाइक मोशन भी करता है। वेव लाइक मोशन से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी इधर, देखिए इस तरह से ये मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल इस तरह से मोशन कर रहा है, इस तरह से मोशन कर रहा है। अब आप जरा पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, तो यहाँ पे जब वेव लाइक मोशन करेगा तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये वाला रेडियस कुछ और होगा, ये वाला सपोज करते हैं कि R1 है, अगर आप ये वाला देखेंगे तो ये वाला और होगा, मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होता। देखिए अगर कोई शार्प पर्टिकुलर बाउंड्री होती तो हम एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, तो यहां से चीज हमें पता चल गया कि एटम के अंदर कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। दूसरा रीजन ये है बेटा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नेवर बी इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी ना, मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का चांस 0% है, नहीं, यहाँ पे भी हो सकता है। आप एक टर्म पढ़ा होगा ऑर्बिटल, नाम सुना होगा ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल ही इसी प्रोबेबिलिटी को कहते हैं कि जहां पे मैक्सिमम चांस हो इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का, मतलब दैट इज द ग्रेटर देन 95%। फिर भी कुछ परसेंट अभी भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रखी हुई कि वहां पे इलेक्ट्रॉन ना हो, तो हमें एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे पोजीशन का नहीं पता होता। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम रीजन में क्या लिखेंगे बेटा, एन एटम हैज नो शार्प बाउंड्री, एन एटम हैज नो शार्प बाउंड्री, एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन मैंने अभी आपको बताया दिया बेटा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी of finding an electron is never be equal to zero, मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉन का पाया जाने के जो चांस है किसी पॉइंट पे वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, एक और रीजन भी है, वो ये है कि मिसाल के तौर पर इस एटम के नाइबर में कोई और एटम है, ठीक है, मतलब इसी का ही कोई और एटम है, तो उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और इस एटम की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स के दरमियान रिपल्शन की वजह से भी साइज क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है। तो यहां पे एक और पॉइंट भी हम लिख सकते हैं बेटा, ड्यू टू रिपल्शन of electronic clouds of neighboring atoms, ये भी तो एक रीजन हो सकती है नाइबरिंग एटम्स के, ठीक है, नाइबरिंग एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है उसकी रिपल्शन की वजह से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम मैं बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये वाला एटम है और दूसरा इसके करीब कोई और एटम है, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो एटम है इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है और इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है। मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस समझाने के लिए कर रहा हूं कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है, ये देखिएगा इसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है, तो ये दोनों सेम चार्जेस होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। जब एक दूसरे के करीब आएंगे ये और ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपल्शन करने की वजह से क्या हो जाएगी, एटम का साइज थोड़ा सा या श्रिंक हो जाएगा या थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो मतलब एटम की साइज फिक्स नहीं रहता। इस केस में क्या हो जाएगी, जो रिपल्शन है यहाँ पे, इस रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक रीजन यही है बेटा कि एक तो शार्प बाउंड्री नहीं होता और दूसरा मैंने आपको बता दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं हो सकता। वजह क्या था, मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल मोशन शो करता है, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ क्या करता है, डुअल मोशन शो करता है,
जब ये डुअल मोशन शो करता है तो ये वेव लाइक भी होगा और पार्टिकल्स लाइक भी होगा, मतलब ये पार्टिकल लाइक मोशन भी कर सकता है, पार्टिकल्स लाइक मोशन भी करता है, और दूसरा वेव लाइक मोशन भी करता है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट हमें डिस्टेंस का पता नहीं चलता। इसलिए हमें साइज ऑफ एन एटम को हम क्या करते हैं, एवरेज में लेते हैं। हेंस द साइज ऑफ एन एटम इज टेकन इन एवरेज। आई होप सो आप तमाम बच्चों को ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा पहले तो एटॉमिक रेडियस की कुछ डेफिनेशन के साथ इसकी रीजन मैंने डिस्कस किया। इसके बाद बेटा याद रखिएगा यूनिट क्या होगा, जाहिर बात है डिस्टेंस है तो ये लेंथ है इसका यूनिट। ठीक है, लेंथ में हम लेंगे तो लेंथ है तो इसका यूनिट क्या क्या हो सकता है, इसका यूनिट हो सकता है बेटा आप एंगस्ट्रॉम में भी ले सकते हैं, आप नैनोमीटर में भी ले सकते हैं, आप पिकोमीटर में भी ले सकते हैं, मतलब इस डिस्टेंस को आप किसी भी यूनिट में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर उसमें हम पिकोमीटर में हम लेते हैं, नैनोमीटर में भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। आपकी बुक उन्होंने डिस्कस किया हुआ है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड होगा, देखिए हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक हम पीरियड अक्रॉस द पीरियड देखेंगे क्या ट्रेंड होगा, और दूसरा हम देखेंगे अक्रॉस द ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, इन ग्रुप, अगर हम ग्रुप में देखें तो क्या होगा, इन ग्रुप, यस, ग्रुप में अगर आप देखें, ग्रुप्स क्या होता है बेटा, द वर्टिकल कॉलम्स विच रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप। ये वर्टिकल कॉलम्स होती है। अगर हम ग्रुप में देखें एटॉमिक साइज को, तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज किसी भी एटम का ग्रुप के अंदर क्या होगा, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इंक्रीज होता है। इसकी रीजन क्या होगी, इसकी रीजन एटॉमिक साइज बढ़ने का पहला रीजन क्या है, दैट इज नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। मतलब हर पीरियड के साथ साथ, मिसाल के तौर पर आप पहला जो ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप में पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा हमारा पीरियड आएगा, मतलब दूसरा जो हमारा एलिमेंट आएगा, लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, तो वन बाय वन हम जब नीचे की तरफ आएंगे तो हर जो एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर एक एक शेल का इजाफा होता हुआ जाएगा, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट मींस द रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर सबशेल इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से रिपल्शन बढ़ेगी, तो रिपल्शन बढ़ने से साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगला पॉइंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगी। न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आउटर मोशन को, आउटर मोशन में मौजूद इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, इन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि द एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम increases from top to bottom in group, ठीक है, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। रीजन क्या होगा बेटा, रीजन क्या होगा, इसमें रीजन है, मैं इसको पॉइंट्स की शक्ल में यहां पर लिख देता हूं, इसके बाद एक डायग्राम बना के फिर मैं आपको ये समझा दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, रीजन क्या है बेटा, पहला रीजन मैंने अभी आपको बता दिया, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। नंबर ऑफ शेल क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, इंक्रीज हो जाएगा।
जब ये इंक्रीज हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको ना हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं ZeEFF के साथ। जी यहाँ पे प्रोटॉन को शो किया हुआ है, एटॉमिक नंबर को, ठीक है, प्रोटॉन नंबर को शो किया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी बेटा, साइज बढ़ेगा। एक एग्जांपल को मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, एक एग्जांपल यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा वी हैव फर्स्ट ए एलिमेंट। चले हम अल्कली मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ए एलिमेंट में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट्स के मेंबर क्या क्या है बेटा हमारे पास, फर्स्ट ए के मेंबर्स है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। फ्रांशियम भी है, तो फ्रांशियम रेडियो एक्टिव होते हैं, वैसे नॉर्मल हम उसको स्टडी नहीं करते। मैं यहाँ पे सपोज करते हैं कि लिथियम और सोडियम को ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए। वैसे आप पूरा भी बना सकते हैं लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं पहले लिथियम को बना रहा हूँ Li, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है 3। अगर हम लिथियम का बनाए तो लिथियम के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। दिस वन, पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में, सॉरी, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे में 1, ठीक है। अगर मैं सोडियम का बनाता हूं Na का होता है 11, ठीक है, 11 एटॉमिक नंबर है। तो ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। अब आप जरा देखिए, तो यहाँ पे सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप जरा गौर से देखें तो सोडियम का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू लिथियम। एटॉमिक साइज क्या हो गया, सोडियम का बड़ा हो गया ना, लार्ज हो गया। अगर हम देखें यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है r, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है r, इन दोनों में फर्क है ना बेटा, ठीक है। ये वाला r, इसको 1 कहे, इसको 2 कहे, तो r2 ग्रेटर होगा r1 से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन एटॉमिक साइज ऑफ लिथियम। ये देखिए, ये हमारे पास ऑर्डर आएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, दिस इज बेसिकली द ट्रेंड इन द ग्रुप। दूसरा हम इसमें डिस्कस करते हैं, नंबर 2 इज द ट्रेंड इन पीरियड। अब पीरियड क्या होता है, यस, पीरियड आर द हॉरिजॉन्टल रॉस व्हिच रन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रॉस होती है, ठीक है, जो लेफ्ट टू राइट रन करती है या लेफ्ट टू राइट मूव हम जब करते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल रॉस है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। अब पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होगा, तो पीरियड में अक्रॉस द पीरियड जब हम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अब एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होगा, तो इसकी रीजन ये है, देखिए, नंबर ऑफ शेल तो कांस्टेंट रहेगा, अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं होता, शेल तो वही रहेगा। अब क्या चीज वहां पे चेंज हो रही है, जरा गौर से सुनना है। देखिए, नंबर ऑफ शेल तो सेम है, ठीक है, पीरियड के अंदर, लेकिन वहां पे शील्डिंग इफेक्ट भी क्या है, कांस्टेंट। मतलब शील्डिंग इफेक्ट भी नहीं बढ़ रहा और नंबर ऑफ शेल भी नहीं बढ़ रही, लेकिन एक चीज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जितनी ज्यादा हो जाएगी ना, वो आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के थोड़ा करीब आता जाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है बेटा। सो हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है, द एटॉमिक साइज decreases from left to right in period, ठीक है बेटा, इन पीरियड। वजह क्या है, रीजन मैंने अभी आपको बता दिया, रीजन है, इसकी रीजंस है बेटा, रीजंस है। पहला रीजन क्या है बेटा इसमें, अभी आपको मैंने बता दिया, नंबर ऑफ शेल क्या रहेगा इसमें, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहता है। नंबर 2, शील्डिंग इफेक्ट
शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो क्या चीज चेंज हो रहा है, क्या चीज इंक्रीज हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट इन पीरियड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसकी एक एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूं बेटा। एक एग्जांपल है हमारे पास, एक एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकेंड पीरियड को लेते हैं, ठीक है, सेकेंड पीरियड को, ठीक है। सो अगर हम सेकेंड पीरियड देखें तो सेकेंड पीरियड के मेंबर्स क्या क्या है बेटा? पीरियड को अगर हम देखें तो इसमें लिथियम है, लिथियम है, ठीक है बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अच्छा नियोन को मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वो आपको पता है कि नोबल गैसेस है, उनके ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो नॉर्मली हम उनको यहाँ पे अलग से सेपरेट स्टडी करेंगे। लेकिन इसको जरा देखें तो लेफ्ट राइट अगर आप जाए ना, लेफ्ट राइट, फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूं किसके? फॉर एग्जांपल कार्बन, एटॉमिक नंबर क्या है? 6, ठीक है। अगर कार्बन के पास देखें तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट शेल में, फर्स्ट शेल में 2, और सेकेंड शेल में कितना है? सेकेंड शेल में 4। अब आप देखिए 2, 1, 2, 3 and 4. Carbon has 2 electron in K shell and 4 electron in L shell. Similarly अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं, चले नाइट्रोजन लेता हूं, ठीक है, 7 नाइट्रोजन लेता हूं मैं बेटा। अब नाइट्रोजन का भी सेम अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये फर्स्ट शेल है और ये वाला सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल। अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकेंड शेल में कितने होंगे? 5, 3 and 5, ठीक है ये। अब आप जरा पॉइंट को अंडरस्टैंड करें। देखिए अगर हम इनर सब शेल इलेक्ट्रॉन की बात, देखिए नंबर ऑफ शेल, देखिए आप यहां पे देखिए नंबर ऑफ शेल क्या है? नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल कार्बन की केस में कितने हैं? 2, और इस केस में भी कितने हैं? 2, ठीक है, नंबर ऑफ शेल तो सेम है। दूसरा इनर सब शेल इलेक्ट्रॉन, मैं इसको एब्रीविएट कर रहा हूं, इनर सब शेल इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं? इनर सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब असल कहानी की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए तो प्रोटॉन कितना है? P प्लस कितना है? प्रोटॉन 6, इसमें कितना है? प्रोटॉन 7। अब आप पॉइंट को जरा अंडरस्टैंड करें, इसमें प्रोटॉन 6 है, 6, इसमें प्रोटॉन 7 है। अब आपको पता है कि प्रोटॉन बढ़ेंगे, ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो इस प्रोटॉन की तादाद की इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा? साइज डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो ये था बेटा इसका ट्रेंड, ठीक है। अच्छा आपके बुक वालों ने एक और ट्रेंड भी डिस्कस किया हुआ है, इसके बाद फिर हम आयोनिक रेडियस की तरफ चलेंगे, ठीक है, एटॉमिक रेडियस होने के बाद फिर आयोनिक रेडियस की तरफ हम चलेंगे। इससे पहले आपके बुक वालों ने एक और ट्रेंड डिस्कस किया हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं ट्रेंड्स किसकी है बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना बेटा, दीज आर बेसिकली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, थोड़ा और सेकेंड ईयर में जाके। अच्छा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ट्रेंड आपकी बुक वालों ने एक छोटा सा उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि आपकी बुक वाले कह रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना, उसमें अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज होने के बजाय। लेकिन वो बेसिकली थोड़ा सा ना मेरा ख्याल है कि मिस प्रिंट हो गया, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है। असल में ऐसा नहीं होता। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर अगर हम देखें ना अक्रॉस द पीरियड, तो एटॉमिक साइज एबनॉर्मल ट्रेंड शो करता है। क्या करता है?
ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करता है बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो abnormal trend across the abnormal trends of atomic size across the period. अगर हम पीरियड के क्रॉस देखें, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड देखें, तो ये एक एबनॉर्मल ट्रेंड शो करता है। वजह क्या है बेटा? वजह ये है कि इसके अंदर ड्यू टू पार्शियली filled and completely filled orbitals। ठीक है, मतलब जो ऑर्बिटल्स है ना, डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर बेसिकली पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इसकी वजह से बेसिकली ये एक एब्नॉर्मल ट्रेंड शो करता है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करूंगा, इसके बाद फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगी। एक एग्जांपल है, और ये एग्जांपल है 3D सीरीज की। इसकी एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे 3D सीरीज। अगर हम 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज, ठीक है, तो 3D सीरीज के अगर मैं मेंबर्स को यहाँ पे जरा लिखूं तो इसके बाद फिर मैं ग्राफ स्टडी करूंगा। ठीक है, इसके मेंबर्स कौन कौन सी है बेटा? इसके मेंबर्स है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन के बाद कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक को इधर ही लिखना चाहिए था, चले मैं यहां पे लिखता हूं जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 3D सीरीज है। अगर आप इसकी ट्रेंड को देखें ना, मैं ग्राफ से इसको शो करता हूं बेटा ताकि आपको ये समझने में आसानी से आ जाए। ये ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं इसके ग्राफ को बनाऊं तो वाई एक्सिस के ऊपर मैं क्या रखता हूं यहाँ पे बेटा? वाई एक्सिस के ऊपर मैं एटॉमिक साइज को रखता हूं, एटॉमिक साइज, और एक्स एक्सिस के ऊपर मैं 3D सीरीज को रखता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं 3D सीरीज, ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं बेटा एटॉमिक साइज। तो इसमें ये होता है कि शुरू में डिक्रीज हो जाती है, स्कैंडियम से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, कहां तक बेटा? आयरन तक, ठीक है, फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है कहां तक? जिंक तक। तो ये एक एब्नॉर्मल ट्रेंड आ रहा है। देखिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल स्कैंडियम है, स्कैंडियम, ठीक है, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, ठीक है, फिर मैंगनीज, और तकरीबन मैंगनीज और आयरन के बराबर ही होता है, तकरीबन बराबर होता है मैंगनीज आयरन, फिर कोबाल्ट, ठीक है, फिर निकल, फिर कॉपर, और सबसे ज्यादा यहाँ पे इस केस में जिंक, इस तरह से। तो ये हमारे पास ट्रेंड कुछ इस तरह से आएगा। देखिए जरा किस तरह से आएगा बेटा, इधर देखिए, स्कैंडियम से टाइटेनियम डिक्रीज, टाइटेनियम से वेनेडियम डिक्रीज, वेनेडियम से क्रोमियम, क्रोमियम से मैंगनीज, मैंगनीज से आयरन तकरीबन बराबर, और फिर आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल, निकल के बाद कॉपर, कॉपर के बाद जिंक। ये इस तरह से ट्रेंड आता है। अगर मैं इसको लेबल भी करूं तो ये वाला स्कैंडियम है, ये वाला टाइटेनियम है, ये वाला वेनेडियम है, ये वाला क्रोमियम, ये वाला मैंगनीज, अच्छा ये वाला आयरन और कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये इस तरह से एक नॉर्मल ट्रेंड शो करता है। ठीक है बेटा, ये इस तरह से क्या करता है, एक एबनॉर्मल ट्रेंड शो करता है। तो ये था बेटा अबाउट, देखें इसमें मैंने आपको डिटेल समझा दिया, ठीक है, कि एक एबनॉर्मल ट्रेंड होता है। आपने ये वाला पॉइंट लिखना है पेपर में, ठीक है, आप वो बुक वाला पॉइंट ना लिखिएगा, वहां पे थोड़ा सा हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग हो। इसमें बिल्कुल जो है इंक्रीज नहीं होता क्रॉस द पीरियड, पहले वो डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है, ठीक है, एबनॉर्मल ट्रेंड आता है। तो इस ट्रेंड को आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो आज हमने
एक तो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज को पढ़ा, इसके ट्रेंड्स को पढ़ा, ठीक है, और इसके बाद एक रीजनिंग क्वेश्चन था उसको भी डिस्कस किया, और ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज को हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो मेरा ख्याल है इनमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इसको अच्छे से आप लोग जरा पढ़ ले, ठीक है, और इसकी स्क्रीनशॉट पहले ले ले आप लोग। अच्छा जी, तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। आई होप सो कि आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है, कोई बात समझ ना आई हो, तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें ताकि मैं वहां पे आपको आंसर कर सकूं, ठीक है। इसके अलावा कोई और सजेशन आपका अगर है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चों ने मुझे बता दिया कि सर वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो ये थोड़ा सा हमारा टाइम ज्यादा इसके ऊपर चला जाता है। तो बेटा इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं असल में पहले लिख के नहीं रखता चीजों को, ठीक है। पहले लिख के रखने से बेशक टाइम हमारा थोड़ा सा कम इसमें लगेगा, बेशक मैंने एक आध वीडियोस में लगा दिया जो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो, उनमें पॉइंट्स में लिख के रखता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं पहले से पॉइंट लिख के रखूं तो मैं जो चीजें एक्स्ट्रा लेक्चर के दौरान बताना चाह रहा होता हूँ या कुछ चीजें बनाना चाह रहा होता हूँ तो उसके लिए जगह नहीं होता बोर्ड के ऊपर। एक तो ये प्रॉब्लम आता है, दूसरा जो हर टीचर का अपना अपना एक मेथड ऑफ टीचिंग होती है बेटा, तो मैं इसी तरह से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। कॉलेज के अंदर जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इसी मेथड को यहाँ पे ही अप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, जाहिर बात है। देखिए आधा घंटा ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा 25 मिनट मैं कोशिश करूंगा पूरा कि 15-20 मिनट के दरमियान कवर हो जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो रहा क्योंकि टॉपिक इसी तरह से है, मैं थोड़ा थोड़ा तो नहीं पढ़ा सकता, कम से कम बोर्ड को एक दफा कंप्लीट तो करना होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये लेंथी हो रहा है। तो आई होप सो कि आप इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे जो टाइम लेंथी हो रहा है, और कोशिश करें इसको अच्छे से समझने की। बेटा कोई सवाल अगर किसी बच्चे का हो तो जरूर मुझे बता दीजिएगा, और कोशिश करें कि खुद भी इन लेक्चर्स को सही से देखें समझे, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता दें ताकि वो भी इनसे क्या इस लेक्चर से क्या हो सके फायदा उठा सके। तो यहाँ पे मैं लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।